डे 4 क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरा नाम है फैज अली सैफी, आप देख रहे हैं एम हाई टू रीच है। सो लेट गेट स्टार्टेड। कल हमने 14 प्रिंसिपल पढ़े थे हेनरी फेयोल के। बहुत बढ़िया तरीके से हमने पूरी की पूरी तैयारी करी थी। तो वीडियो अगर अभी तक नहीं देखी तो उस वीडियो को जाकर के देख लो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करना मत भूलना। तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है, आज हम पढ़ने वाले हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल्स और टेक्निक। एफ.डब्ल्यू. टेलर, फ्रेडरिक विंसलॉट टेलर। अगर बात की जाए एफ.डब्ल्यू. टेलर की तो एफ.डब्ल्यू. टेलर जो थे ये बॉर्न हुए थे यूएसए में इन द ईयर 1856, यानी कि 1856 में जो है ये यूएसए में पैदा हुए। एंड ही इज ऑल्सो नोन एज, जैसे हेनरी फेयोल को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बोला जाता है, इसी तरीके से फ्रेडरिक विंसलॉट टेलर को ही वॉज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ही वॉज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, अब यहां पर है क्या समझना। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ये साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या है। फ्रेडरिक विंसलॉट टेलर बॉर्न हुए यूएसए में 1856 में, इन्होंने जो है इनकी डेट ऑफ बर्थ है। और अगर बात की जाए एफ.डब्ल्यू. टेलर की तो एफ.डब्ल्यू. टेलर को साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर भी बोला जाता है। क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज मेंट बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट की अगर बात की जाए, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड टू डिटरमिन द वन बेस्ट वे फॉर जॉब टू बी डन। यानी कि कहने का मतलब यह है साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है ये हमें ये बताता है कि हर एक काम को या फिर हर एक जॉब को करने का एक बेहतर तरीका होना चाहिए, सबसे डिफरेंट तरीका होना चाहिए जिससे काम जल्द से जल्द हो सके। समझ में आ रही मेरी बात? तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ? साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज यूज ऑफ साइंटिफिक methods to determining the one best way for a job to be done, यानी कि हर एक काम को करने के लिए एक साइंटिफिक मेथड होना जरूरी है। ये नहीं कि मुंह उठाया चल दिए। बात समझ में आ रही है? हर एक काम को करने के लिए, हर एक काम को प्रॉपर वे में करने के लिए आपके पास साइंटिफिक मेथड होना बहुत जरूरी है। सो दिस इज नोन एज साइंटिफिक मैनेजमेंट। और फ्रेडरिक विंसलॉट टेलर को साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर भी बोला जाता है। अब इन्होंने भी जिस तरीके से 14 प्रिंसिपल्स हेनरी फेयोल ने दिए, इसी तरीके से फ्रेडरिक विंसलॉट टेलर ने साइंटिफिक प्रिंसिपल दिए। समझ में आ रही मेरी बात? प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 5 से 6 प्रिंसिपल इन्होंने भी दिए हैं और इन्होंने अपनी टेक्निक्स दी हैं जो कि काफी फेमस है और यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ज्यादातर। तो हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की अगर बात की जाए, इसमें सबसे पहला प्रिंसिपल जो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया है वो दिया है साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, इसका मतलब क्या हुआ समझना। इसका मतलब यह है, सिंपल सी बात है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी काम मैनेजर की मन मर्जी के मुताबिक नहीं होना चाहिए। हर एक काम को करने के पीछे हर एक काम जो है वो किसी एक साइंटिफिक थ्योरी और एक प्रॉपर एक्सपीरियंस पे कोई एक प्रॉपर प्रिंसिपल पे बेस्ड होना चाहिए। इसी को बोला जाता है साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब।
यहां पर मैनेजर का एक्सपीरियंस और मैनेजर की मर्जी काम नहीं करेगी, हर काम को करने के लिए प्रॉपर वे होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल टेलर insists that each job performed in organization should be based on scientific inquiry, not on intuition and experience and hidden trial basis। यानी कि कहने का मतलब यह है कि ये मेथड, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टेलर साहब यह कहते हैं कि कोई भी काम मैनेजर की मर्जी के हिसाब से या उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से नहीं चलेगा। हर एक काम, हर एक जॉब एक प्रॉपर साइंटिफिक, आप ये कह सकते हैं कि हर साइंटिफिक इंक्वायरी पे बेस्ड होनी चाहिए। रूल ऑफ थंब मींस डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर वेयर एज साइंटिफिक डिसीजन आर बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी। समझ में आ रही मेरी बात? रूल ऑफ थंब का मतलब क्या हुआ? डिक्टेटरशिप, तानाशाही, मैनेजर की तानाशाही नहीं चलेगी। आप जिसका दिल कर रहा है आप रख रहे हो, जो काम आपका दिल कर रहा है वो कर रहे हो, ऐसा नहीं। हर एक काम के पीछे एक साइंटिफिक इंक्वायरी होनी चाहिए, ठीक? तो दिस इज नोन एज साइंटिफिक रूल, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। ये हमारा पहला प्रिंसिपल है जो कि एफडब्ल्यू टेलर ने दिया है। दूसरा आ जाता है हमारा, दूसरा प्रिंसिपल आ जाता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्डेड, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्डेड, इसका मतलब क्या हुआ समझना बहुत ध्यान से। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल दोज वर्क टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट वर्क इन हार्मनी, दैट इज म्यूचुअल गिव एंड टेक, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मैनेजर एंड वर्कर्स। कहने का मतलब ये है, इसका मतलब ये होता है कि वो लोग जो साथ में काम करते हैं तो बेहतर ये होगा कि वो प्रॉपर हार्मनी के साथ काम करें, यानी कि उनके बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, गिव एंड टेक पॉलिसी होनी चाहिए, समझने वाली बात होनी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, तभी प्रॉपर वे में काम चलेगा। मैनेजमेंट शुड बी विलिंग टू शेयर गेन्स ऑफ द फर्म विद द वर्कर्स एंड वर्कर्स शुड नॉट should work hard and accept changes for the good for the environment, not go on strike. There must be mental revolution, there must be mental revolution, मेंटल रिवोल्यूशन दोनों के बीच में होना चाहिए। मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? देखो, मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब होता है कि दोनों ग्रुप जब सेम डायरेक्शन में सोचने लगते हैं, यानी कि बोथ शुड चेंज देयर वे ऑफ थिंकिंग, इंटरेस्ट ऑफ बोथ द ग्रुप्स मस्ट बी द सेम। दो ग्रुप है यहाँ पर, एक है मैनेजमेंट और एक है आपका जो है एम्प्लॉयज, ठीक है? ये दो आपके ग्रुप है, जब ये साथ में काम कर रहे हैं तो बेहतर क्यों ना हो कि इनके बीच में, एक दूसरे के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो। तो इसी को बोला जाता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्डेड। समझ में आ रही मेरी बात? दोनों के बीच में क्या होनी चाहिए? मेंटल रिवोल्यूशन होती है। मेंटल रिवोल्यूशन होना चाहिए जब दोनों ग्रुप सेम डायरेक्शन में सोचने लगते हैं तो उसको मेंटल रिवोल्यूशन बोला जाता है। बात क्लियर हो गई? तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब क्या हुआ कि दोनों ग्रुप्स के बीच में क्या होना चाहिए? प्रॉपर हार्मनी के साथ काम होना चाहिए। जब साथ में काम करना है यार, तो लड़ाई झगड़ा क्यों? मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तुम मुझसे बात नहीं करोगे और अपनी काम खुद करो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जब साथ में काम करना है तो आपको एज अ ग्रुप का पार्ट लेकर के चलना है, सबको साथ में लेकर के चलना है, तभी काम प्रॉपर वे में हो पाएगा, अदरवाइज काम नहीं हो पाएगा। इसी को बोला जाता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्डेड, ठीक है? नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल हमारा कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। देखो, कॉपरेशन का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना, और इंडिविजुअलिज्म का मतलब होता है सिर्फ अपने बारे में सोचना। यानी कि दिस प्रिंसिपल इज द एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी एंड नॉट डिस्कॉर्डेड। यानी कि ये प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्डेड का एक एक्सटेंशन है, उसी का एक रूप है। यानी कि मैनेजर एंड वर्कर शुड डेवलप अंडरस्टैंडिंग एंड सिक्योर म्यूचुअल कोऑपरेशन। एक दूसरे के ऊपर जो है भरोसा होना चाहिए, कोऑपरेट करें एक दूसरे के साथ। मैनेजमेंट शुड गिव सजेशन मेड बाय द वर्कर्स एंड वर्कर्स मस्ट गो नॉट गो ऑन स्ट्राइक एंड मेकिंग अनरीजनेबल डिमांड। मैनेजर एंड वर्कर्स मस्ट वर्क इन कॉपरेशन। कहने का मतलब यह है कि अननेसेसरी डिमांड वर्कर्स को भी नहीं करनी चाहिए, और मैनेजमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है जब कभी भी डिसीजन लिया जाए तो उनको साथ में लेकर के डिसीजन लिया जाए। इससे क्या होगा? वो मोटिवेट होंगे और अपना 100% देंगे, तो
कहने का मतलब ये है, मॉरल ऑफ द स्टोरी इस कि अपने अपने बारे में सिर्फ नहीं सोचना, आपको सबके बारे में सोचना है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का भला किस तरीके से हो। आपको मेन एम ये रखना है, जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तो आप ऑटोमेटिकली ग्रो करेंगे। तो मैनेजर्स के बीच में और वर्कर्स के बीच में प्रॉपर वे में कोऑपरेशन होना चाहिए, साथ में मिलकर के काम करें, ये बात होनी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रो कर सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। यानी कि कहने का मतलब यह है, इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी टोटली डिपेंड्स अपॉन वर्कर। यानी कि आपकी जो एफिशिएंसी, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी है वो टोटली डिपेंड करती है आपकी वर्कर्स की एफिशिएंसी पे, और वर्कर्स की जो एफिशिएंसी है वो डिपेंड करती है उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग और उनके सिलेक्शन पे। यानी कि आपने उनका सिलेक्शन कैसी है, ऐसे तो नहीं किसी भी बंदे को उठा करके रख लिया, मुंह उठाए और आ गए, नहीं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी पे, और साथ ही साथ एम्प्लॉयज की जो एफिशिएंसी है वो डिपेंड करती है उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग और उनके प्रॉपर सिलेक्शन में। और कहने का मतलब यह है कि वर्क मस्ट बी असाइन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेबिलिटीज एंड क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग मस्ट बी गिवन व्हेन नीडेड। कहने का मतलब यह है कि जब कभी भी काम बांटो तो इस तरीके से बांटो, लोगों की क्वालिफिकेशन और उनकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग। काम औकात अनुसार बांटना चाहिए, जो कर सके उसको ज्यादा काम दो, जो नया नया है उसको कम काम दो, इस बेसिस पे काम देना चाहिए। तो इससे क्या होगा, वर्कर्स का डेवलपमेंट होता है, वो सीखते हैं, उनके अंदर स्पेशलाइजेशन आता है, क्योंकि नया टास्क नहीं पुराना काम कर रहे हैं। बात क्लियर हो गई। तो ये है हमारा एफडब्ल्यू टेलर की जो है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ एफडब्ल्यू टेलर, जो कि 4 प्रिंसिपल है हमारे। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज्यादातर इससे क्वेश्चन पूछ लिए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट साइंटिफिक टेक्निक ऑफ टेलर। साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर की हम यहां पर बात करेंगे। टोटल 7 से लेके 8 यहां पर टेक्निक्स जो है वो एफडब्ल्यू टेलर ने दी हैं, जिसके अंदर सबसे पहला आता है आपका फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप, इसका मतलब क्या होता है, समझना मेरी बात बहुत ध्यान से। फंक्शनल फोरमैनशिप का मतलब क्या हुआ कि टेलर ने हमेशा सजेस्ट किया है डिवीजन ऑफ वर्क। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर बात की जाए डिवीजन ऑफ वर्क की, डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है कि काम को, टोटल टास्क को आप डिफरेंट लोगों में बांट दो। इससे क्या होगा, उनके ऊपर से बर्डन खत्म हो जाएगा, सारे काम एक बंदे से नहीं करवाने। तो टेलर ने क्या किया कि जो मैनेजर्स थे, या फिर आप कह सकते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन को 2 डिपार्टमेंट्स में बांटा। सबसे पहला डिपार्टमेंट आता है हमारा प्रोडक्शन, दूसरा आता है प्लानिंग। प्लानिंग डिपार्टमेंट के जो मैनेजर्स थे उनको नाम दिया प्लानिंग इंचार्ज, और प्रोडक्शन वालों को दिया प्रोडक्शन इंचार्ज। और अगर बात की जाए इनकी, तो इनमें 4 ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया, 4 ग्रुप्स में इनको बांटा। सबसे पहले अगर बात की जाए प्लानिंग की, तो प्लानिंग के अंदर 4 लोगों को रखा गया एज अ मैनेजर, जिसके अंदर सबसे पहले आता है हमारा रूट क्लर्क। रूट क्लर्क कौन हुआ? रूट क्लर्क की अगर बात की जाए, ही फिक्स अप सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन। यानी कि ये रूट डिसाइड करता है कि कब कौन सा काम होना है। ये सीक्वेंस बताता है एम्प्लॉयज को ये सीक्वेंस बताएगा कि पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। तो ये काम दिया गया रूट क्लर्क को, जो कि प्लानिंग इंचार्ज के अंदर आता है। फिर इसके बाद दूसरा आता है हमारा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, नाम से पता चल रहा है, देखो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का मतलब पता क्या हुआ? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का मतलब हुआ एक ऐसा मैनेजर जो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज को डायरेक्शन बताएगा, इंस्ट्रक्शन देगा कि आपको क्या करना है। इसके बाद आता है हमारा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम क्या होगा? ये
काम जब स्टार्ट होगा उसको लिखेगा, काम जब कंप्लीट होगा उसको लिखेगा। साथ ही साथ इसको एक जिम्मेदारी और दी जाती है, ये कॉस्ट शीट प्रिपेयर करता है जिसके अंदर सारी की सारी कॉस्ट इसका इंक्लूड करना, रिकॉर्ड करना इसका काम होता है। जैसे कि लेबर को कितना दिया, रॉ मटेरियल, ओवरहेड्स, ये सारे के सारे खर्चे कॉस्ट शीट में लिखता है। नेक्स्ट आता है हमारा डिसिप्लिनेरियन। डिसिप्लिनेरियन, इसका काम क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन रहे और साथ ही साथ रूल और रेगुलेशंस को ये बना करके रखता है और सारे के सारे एम्प्लॉयज की जिम्मेदारी बनती है, वर्कर्स की जिम्मेदारी बनती है कि इसके बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। ठीक इसी तरीके से अगर बात की जाए प्रोडक्शन इंचार्ज की, तो इसके अंदर भी 4 लोग आते हैं। सबसे पहला आता है हमारा गैंग बॉस। अगर बात की जाए गैंग बॉस की, तो गैंग बॉस का काम क्या होता है, ही कीप मटेरियल, मशीन्स एंड टूल्स रेडी फॉर वर्कर्स, यानी कि इसका काम ये होता है कि मशीन्स को, टूल्स को सारे के सारे वर्कर्स के लिए बिल्कुल एकदम तैयार रखे। ये काम दिया गया गैंग बॉस को। फिर आता है इसके बाद हमारा स्पीड बॉस, नाम से पता चल रहा है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस को क्या काम हुआ, स्पीड बॉस का काम होता है वुड इंश्योर टाइमली एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ वर्क, काम जो है दिए हुए वक्त पे पूरा हो जाना चाहिए, ये काम दिया गया स्पीड बॉस को। नेक्स्ट आता है हमारा रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस, रिपेयर बॉस का काम क्या है, रिपेयर बॉस का काम है कि सारे के सारे टूल्स और मशीन जो हैं ये वर्किंग कंडीशन में, रनिंग कंडीशन में होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो उसको जाकर के ठीक करे, ये काम दिया गया रिपेयर बॉस को। और लास्ट आता है हमारा इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर का काम क्या है, इंस्पेक्टर का काम है क्वालिटी को चेक करना और साथ ही साथ क्वालिटी को कंट्रोल करना। वर्कर्स जो है वो क्वालिटी को मेंटेन रखें, स्टैंडर्ड टारगेट बना करके रखें और चीज को अच्छे से बनाएं। समझ में आ रही है मेरी बात। तो ये टोटल 4 काम दिए गए प्रोडक्शन मैनेजर्स को और ये काम दिए गए प्लानिंग मैनेजर्स को, यानी कि इनका काम होता है प्लान करना और इनका काम होता है प्रोडक्शन करना। और ये सारे के सारे जो मैनेजर्स हैं ये वर्कर्स को अपने मतलब हिसाब से चलाते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये हमारा फंक्शनल फोरमैनशिप। इसके बाद आता है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट टेक्निक आती है हमारी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन नाम से ही पता चल रहा है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है एक अपने प्रोडक्ट में स्टैंडर्ड मेंटेन करना, उसकी क्वालिटी, उसका साइज, उसका टाइप, उसका शेप, उसका कलर, हर एक चीज में आपको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना है। सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है जो अननेसेसरी चीजें हैं, जो काम की चीजें नहीं है, उनको हटा दीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपकी कॉस्ट कम आएगी और आपकी कॉस्ट सेव होगी। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं। So simplification emphasizes on elimination of unnecessary diversity of product size and types। कहने का मतलब ये है कि आपको जो है ज़्यादा अगर वैरायटी मेंटेन करोगे तो ज़्यादा खर्चा आएगा, ज़्यादा आप डाइवर्सिफाई करोगे अपने प्रोडक्ट को तो ज़्यादा खर्चा आएगा। तो इसलिए प्रोसेस जितनी सिंपल हो सके उतना सिंपल उसको करना और साथ ही साथ अपने प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना, इसको बोला जाता है स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट आता है हमारा इसके अंदर फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फैटिग स्टडी, फैटिग स्टडी का मतलब क्या होता है, फैटिग स्टडी का मतलब होता है द स्टडी इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द ड्यूरेशन ऑफ इंटरवल, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरवल, द नंबर ऑफ इंटरवल। कहने का मतलब यह है कि अगर आप एक एम्प्लॉय से लगातार बेसिस पे काम करवाएंगे तो हो सकता है उसकी फिजिकल हेल्थ खराब हो जाए और साथ ही साथ उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाए। तो टेलर ने यहां पर सजेस्ट किया कि एक एम्प्लॉय को आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि उसको कितना इंटरवल चाहिए। यहां पर मैनेजर के हिसाब से या मैनेजर की मन मर्जी के हिसाब से आप एक जो है मतलब इंटरवल नहीं देंगे। यहां पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने इंटरवल देने चाहिए एक एम्प्लॉय को काम के दौरान, कितनी देर का ब्रेक देना चाहिए या फिर उस कितनी देर का ब्रेक हो या फिर नंबर ऑफ ब्रेक्स कितने देने चाहिए, इंटरवल्स कितने देने चाहिए। तो इस थ्योरी को, आप इस स्टडी को फैटिग स्टडी बोलेंगे कि कितनी देर का इंटरवल होना चाहिए और कितने इंटरवल देने चाहिए काम के दौरान, क्योंकि लगातार बेसिस पे एक एम्प्लॉय अगर काम करेगा तो हो सकता है उसकी फिजिकल हेल्थ खराब हो जाए। नेक्स्ट इसके अंदर आता है
मेथड स्टडी। मेथड स्टडी का मतलब क्या हुआ, देखो काम करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, समझ में आ रही है मेरी बात। हर एक काम को करने के डिफरेंट मेथड है, मान करके चलते हैं 3 मेथड हैं, ए, बी और सी। अब इन 3 मेथड से आप किसी भी एक पर्टिकुलर वर्क को कर सकते हैं। तो आप यहां पर सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा काम है जिससे कॉस्ट कम आ रही है, मेहनत कम लग रही है। ऐसा मेथड जिससे कॉस्ट कम आ रही है और काम जल्दी हो रहा है, उस मेथड को सेलेक्ट कर लो। तो प्रॉपर एक मेथड स्टडी आपकी होनी चाहिए। हर काम को अलग अलग तरीके से करके देखें, फिर उसमें से जो बेस्ट मेथड लगे आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। इस स्टडी को बोला जाता है मेथड स्टडी। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा टाइम स्टडी। टाइम स्टडी की अगर बात की जाए, इसका मतलब होता है इट इज अ टेक्निक यूज्ड टू मेजर द टाइम दैट मे बी टेकन बाय एन एवरेज वर्कर ऑफ रीजनेबल स्किल्स एंड एफिशिएंसी टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब। यानी कि कहने का मतलब यह है कि एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए एक एवरेज वर्कर कितना वक्त लेता है। और कहने का मतलब यह है कि जब दिए हुए, फॉर एग्जाम्पल आपने एक टारगेट सेट कर दिया कि यार ये काम जो है वो 10 मिनट में हो जाता है, आपने पहले वर्कर से करवाया, एक एवरेज टाइम लिया कि ये काम 10 मिनट में हो जाता है, तो आप अब सारे के सारे वर्कर से उस काम को, पर्टिकुलर काम को करवाइए। फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन वर्कर कितना वक्त ले रहा है एक पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए। अगर 10 मिनट से कम ले रहा है तो इसका मतलब वो एफिशिएंट है, 10 मिनट से ज्यादा ले रहा है तो वो इनएफिशिएंट वर्कर है। ठीक, तो टाइम स्टडी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति कितना वक्त लेता है एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा मोशन स्टडी। मोशन स्टडी की अगर बात की जाए, इसका मतलब क्या हुआ, इट इज अ टेक्निक टू क्लोजली ऑब्जर्व मूवमेंट ऑफ बॉडी ऑफ वर्कर इन्वॉल्व इन परफॉर्मिंग अ जॉब इन ऑर्डर टू एलिमिनेट अननेसेसरी मूवमेंट्स। कहने का मतलब यह है कि एक ऐसी टेक्निक है, ये एक ऐसी स्टडी है जहां पर हम वर्कर्स को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं उनकी बॉडी मूवमेंट को काम करते टाइम, ऐसे अननेसेसरी मूवमेंट्स को अवॉइड करना, एलिमिनेट करना जिनसे जो है कोई प्रोडक्टिव नहीं होता और साथ ही साथ थकान हो जाती है एम्प्लॉयज को। तो ऐसे के जो मोशंस हैं, ऐसे जो बॉडी मूवमेंट्स हैं, उनको हटा देना। यहां पर क्लोजली ऑब्जर्व किया जाता है। जब क्लोजली ऑब्जर्व हम एक वर्कर को काम करते दौरान करते हैं तो इससे 3 बातें पता चलती हैं। मोशन दैट आर प्रोडक्टिव, वो मोशन जो प्रोडक्टिव हैं। मोशंस दैट आर अनप्रोडक्टिव, यानी कि वो मोशन जिनसे कभी काम हो ही नहीं सकता। और तीसरा होता है हमारा मोशंस दैट आर इंसिडेंटल, जो अचानक से हो जाते हैं, वर्कर को खुद नहीं पता लेकिन अचानक से उसने उसको काम को कर लिया। तो वो अगर बेहतर है तो हम उसको रिकॉर्ड करके पूरी ऑर्गेनाइजेशन में उसको इंप्लीमेंट कर देते हैं। लास्ट आता है हमारा डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम का मतलब पता है क्या हुआ, यहां पर टेलर बोलते हैं कि हम वेजेस 2 तरीके के डिसाइड करेंगे। मान करके चलते हैं जो टारगेट को अचीव कर लेते हैं उनको जो है मान करके चलते हैं कि अच्छी वेजेस दी जाएंगी, और जो टारगेट को अचीव नहीं करते हैं उनको कम वेजेस दी जाएंगी। तो होता क्या है कि हम यहां पर जो टारगेट को अचीव कर लेते हैं उसके बेसिस पे हम यहां पर वर्कर्स को वेजेस देंगे। जो टारगेट को अचीव कर लेते हैं उनको अच्छी वेजेस दी जाएंगी और उनको कैटेगराइज कर दिया जाएगा एफिशिएंट वर्कर्स में। और जो टारगेट को अचीव नहीं कर पाते उनको कम वेजेस दी जाएंगी, उनको हम रखेंगे इनएफिशिएंट वर्कर्स में। उनको इनएफिशिएंट वर्कर्स में रखेंगे और उनको कम वेजेस मिलेंगी। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे ये फायदा होगा कि ये लोग भी इस कैटेगरी में आने की कोशिश करेंगे। नो डाउट कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का उल्लंघन करता है, लेकिन यहां पर अगर आपको काम करवाना है, टेलर ने टेक्निक दी है कि यहां पर 2 वेजेस रखो, जो काम अच्छे से करे उसको ज्यादा वेजेस दो, ठीक है, एक्स्ट्रा वेजेस दो, और जो काम ना करे उसको कम वेजेस दो। सो इसी तरीके से हमारी साइंटिफिक टेक्निक्स यहां पर काम करती हैं। सो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए एम हाई टू रीच हाई। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।